मैं हूं मोहम्मद रिजवान खान, असिस्टेंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और आज हम बात करेंगे कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र, जिसे हम भारतीय समाज कहते हैं, इस प्रश्न पत्र के परिवार विषय पर और इससे पहले हमने परिवार पर चर्चा की है और एक पूरी स्लाइड आपने देखी है जिसमें मैंने परिवार की परिभाषाओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। और परिवार की परिभाषा हम किस तरह से लिख सकते हैं, परिवार को किस तरह से समझ सकते हैं, इसका जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण था वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो मैकाइवर की ये परिभाषा थी कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों की जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। इन परिभाषाओं पर और मोरडॉक की परिभाषा है और इसके अलावा भी और हमने शामिल किया था, इसके इन पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं परिवार के प्रकार पर। और हम क्योंकि पढ़ रहे हैं भारतीय समाज, इसलिए हम बात करेंगे भारतीय समाज में परिवार के जो प्रकार पाए जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि परिवार में के जो प्रकार पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है या कितने आधार पर किया जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया जा सकता है या लोगों ने किया है, विद्वानों ने परिवार की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया है। और जो सामान्य वर्गीकरण है, जो सर्वमान्य वर्गीकरण है, उनको मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहला तो यह है कि हम परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि दंपत्ति की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं कि परिवार में कितने दंपत्ति हैं, कितने जोड़े हैं, ठीक है, जिनके बीच विवाह का संस्कार हुआ है। तो उनकी संख्या के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। निवास के स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं कि किस जगह पर रहते हैं। इसके बाद है सत्ता के आधार पर भी परिवार का वर्गीकरण किया जाता है और इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये अभी है बंधुत्व के आधार पर। पांचवा जो प्रकार मैंने शामिल किया है वो है बंधुत्व के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। अब बच्चों, खास बात ये है कि आज हम इन पर एक एक पर चर्चा करेंगे कि सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण जो किया जाता है, परिवार का जो स्वरूप नजर आता है हमें, वो किस तरह का है, मतलब कैसे परिवार हो सकते हैं अगर हम संख्या के आधार पर देखें। तो पहला तो ये वो होगा जिसे हम छोटा परिवार कह सकते हैं। और छोटा परिवार कैसा होता है? जिसमें 1 से लेकर 3 सदस्य होते हैं, ऐसे परिवार को छोटा परिवार कहा जाता है, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 3 सदस्य हैं, दो तो पति पत्नी हो गए या स्त्री या पुरुष आप कह सकते हैं, और एक संतान, ऐसे परिवार को छोटा परिवार कहा जाता है। दूसरा परिवार है मध्यम परिवार। मध्यम आकार का परिवार वह है जिसमें 4 से लेकर 6 तक सदस्य हो सकते हैं। तीसरा है बड़ा परिवार। बड़ा परिवार वह है जिसमें 7 से लेकर 9 तक सदस्य हो सकते हैं। अब चौथा और आखिरी प्रकार जिसे हम इसमें शामिल करते हैं कि बहुत बड़ा परिवार। तो बहुत बड़ा परिवार हम उसे कह सकते हैं जिसमें 10 या 10 से अधिक सदस्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि भारत में जो परिवार का स्वरूप मिलता है, आप देखते हैं कि एक साथ कई लोग एक ही परिवार में रहते हैं, दादा दादी, चाचा चाची और अन्य रिश्तेदार, और उनका खाना भी, उनका भोजन भी एक ही जगह पर बनता है या एक ही चूल्हे पर बनता है, ठीक है। ऐसे परिवारों को हम संयुक्त परिवार भी कहते हैं। इन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये तो परिवार की संख्या के आधार पर वर्गीकरण था। मैं बता इसलिए रहा हूं कि अगर आपको परिवार का वर्गीकरण, भारत में परिवार के प्रकार लिखने हुए, तो आपको यह परिवार सदस्यों की संख्या के आधार पर इस तरह से लिखना होगा और इन टॉपिक को आपको रखना होगा। क्योंकि देखो, समझते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम अपनी बातों को
लिख नहीं पाते, समझा नहीं पाते। और हमें मार्क्स कब प्राप्त होते हैं? जब हम अपनी बात को अच्छी तरह से लिख पाएं, समझा पाएं, ताकि कॉपी चेक करने वाला आपकी बात को समझ जाए। अगर वो सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पाता है तो शायद आप, कई बार आपको ये शिकायत होती है कि मुझे बनता बहुत अच्छा था, मैं जानता बहुत अच्छा था, मैंने पढ़ा बहुत अच्छा था, इसके बाद भी मेरे नंबर बहुत कम आए हैं। फिर है इसके बाद जो हम देखेंगे तो वो है दंपतियों की संख्या के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। अब दंपतियों के आधार पर कैसे वर्गीकरण हो सकता है? इसको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहले तो वो परिवार हो जाएंगे जिन्हें हम केंद्रीय एवं नाभिकीय परिवार बोलते हैं। अब केंद्रीय और नाभिकीय परिवार क्या होते हैं? जिसमें ऐसे परिवार जिसमें केवल पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें हों। जो विवाहित संतान है वो इसमें शामिल नहीं होती। पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें जिस परिवार का हिस्सा होती हैं, ऐसे परिवार को हम केंद्रीय या नाभिकीय परिवार कहते हैं। कई जगहों पर इस परिवार को एकाकी परिवार भी लिखा गया है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। एकाकी परिवार भी केंद्रीय या नाभिकीय परिवार ही है। इस परिवार में केवल एक दंपत्ति का मतलब एक जोड़ा, वयस्कों का एक जोड़ा जिसके बीच विवाह हुआ होता है, वो निवास करता है। और उनकी कई बार ऐसा होता है कि उसमें संतानें हो या ना हो। ठीक है, तो ये था केंद्रीय और नाभिकीय परिवार। अच्छा, एक बात और इससे मुझे याद आ रही है, इन परिवारों का जो चलन है भारत में अब कहाँ पर ज्यादा देखा जा सकता है? हम देखते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में, जो नगरीय इलाके हैं, जैसे जैसे भारत का नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो नगरीय इलाकों में हम देखते हैं कि इन परिवारों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह के परिवार नहीं मिलते। वहां पे हमें ये दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, कई दंपत्ति एक साथ रहते हैं। और ऐसे परिवार को क्या कहा जाता है? ऐसे परिवार को कहा जाता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जिसमें दंपत्तियों की संख्या ज्यादा होती है। किस प्रकार से? संयुक्त परिवार की परिभाषा अगर हम लिखने की कोशिश करें तो हमें ये देखना चाहिए कि संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक नाभिकीय परिवार होते हैं वास्तव में। मतलब संयुक्त परिवार के अंदर दो या दो से अधिक नाभिकीय परिवार होते हैं, केंद्रीय परिवार होते हैं, और इनकी संपत्ति, पीढ़ी, संबंधों में पर संबद्धता होती है। मतलब इनकी संपत्ति भी कैसी होती है? ज्वाइंट संपत्ति। मतलब जैसे आपने देखा होगा गांव में जो परिवार होते हैं, उन परिवारों में अगर हमारे पिताजी हैं, चाचा हैं, कोई भी, तो उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा भी नहीं हुआ होता। वो लोग साथ में रहते हैं, उनके बच्चे साथ में रहते हैं। इस तरह से जो परिवार होता है उसका संचालन अच्छी तरह से होता है। और यह हमारे ग्रामीण समाज की एक खास विशेषता है कि हमारे ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। दुनिया में भारत शायद ऐसा देश है जहां पे संयुक्त परिवार की संख्या इतनी ज्यादा पाई जाती है। बाकी देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। संयुक्त परिवार की जगह वहां पर केंद्रीय और नाभिकीय परिवार, केंद्रीय परिवार जिसे हम नाभिकीय परिवार भी कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक है। अब हालांकि जैसे जैसे भारत में भी भौतिकतावाद बढ़ रहा है, व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, और लोग आर्थिक स्रोतों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, वैसे वैसे इन सब चीजों का जो थोड़ा सा महत्व है, संयुक्त परिवार का जो महत्व है, थोड़ा सा कम होता जा रहा है। नाभिकीय परिवारों ने शहरों में अब इनकी जगह ले ली है। और इनकी जो संख्या है केंद्रीय परिवारों की, वो बढ़ रही है, और संयुक्त परिवारों की संख्या भारत में लगातार घटती जा रही है। हालांकि भारत की जनजातियों में तो अभी भी ये परिवार अपने मूल स्वरूप में ही मिलते हैं। ठीक है। अब है इसके बाद हम पढ़ना चाहते हैं कि निवास के स्थान पर क्या वर्गीकरण होता है। तो निवास के स्थान पर वर्गीकरण हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे कि पितृस्थानीय परिवार होते हैं, मातृस्थानीय परिवार होते हैं, मामा स्थानीय परिवार होते हैं, और इसके भी जो विभिन्न प्रकार होते हैं, इन सब
प्रकारों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए कहिए। मास्क का उपयोग कीजिए। धन्यवाद।